हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एक्सेल स्टडी। दिस इज़ नाइन्थ लेक्चर ऑफ निर्माण सीरीज जो कि हम क्लास 12th साइकोलॉजी एनसीईआरटी से कर रहे हैं, वन चैप्टर एट अ टाइम। आज की क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 विच इज़ थेरेप्यूटिक अप्रोचेस। लास्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 4 था वो उसमें हमने बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में समझा, क्या क्या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ लोग फेस करते हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स जो भी उनकी होती हैं, उनके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं, उनके क्या सिम्टम्स हैं, वो सारे हमने पढ़े। नाउ इस चैप्टर में हमें उनके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ना है कि हम कैसे उनको सही करते हैं, ठीक करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, राइट। तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द थेरेपेटिक अप्रोचेस दैट वी यूज इन ऑर्डर टू ट्रीट द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पीपल सफ़र फ्रॉम, राइट। सो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इसके पहले जो 8 लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने 4 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, 2 लेक्चर्स ईच, राइट। दिस चैप्टर विल ऑल्सो टेक 2 लेक्चर्स जिसमें फर्स्ट हाफ हम आज के क्लास में कर लेंगे एंड जो सेकेंड हाफ होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10 में कंप्लीट करेंगे, राइट। स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। अब ये जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए जो ट्रीटमेंट मेथड्स होते हैं उन्हें हम साइकोथेरेपी के नाम से जानते हैं, राइट। जैसे हर हर बीमारी के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट्स यूज़ होती हैं, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं जो फिजिकल इलनेस होती है उनके लिए, उसी तरीके जो भी साइकोलॉजिकल इलनेस होती है उसके लिए भी हम लोग बहुत सारे ट्रीटमेंट मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। उन सारे ट्रीटमेंट मेथड्स को कॉमनली हम क्या कहते हैं, साइकोथेरेपी कहते हैं, ठीक है। तो वो ट्रीटमेंट जो होती है उसे हम थेरेपी कहते हैं। नाउ साइकोथेरेपी एक रिलेशनशिप है जो कि वॉलंटरी है और कॉन्फिडेंशियल है। वॉलंटरी का मतलब है जो कि अपने मन से, कंसेंट से बनाई गई हो, दो लोगों के बीच की रिलेशनशिप जो कि दोनों लोगों के कंसेंट से, म्यूचुअल कंसेंट से स्टैब्लिश हुई हो। एंड कॉन्फिडेंशियल मतलब जिसके बारे में किसी को पता ना हो। ऐसी एक रिलेशनशिप है बिटवीन द पर्सन जो कि ट्रीटमेंट चाहता है, यानी जो कि उस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, जो पेशेंट है, जिसे हम लोग साइकोलॉजी की भाषा में क्लाइंट कहते हैं, यानी कि जो ट्रीटमेंट चाहता है, जो उस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है। और एक थेरेपिस्ट यानी वो डॉक्टर जो प्रॉब्लम्स को ट्रीट करेगा, जो ऐसे डिसऑर्डर्स को ट्रीट करेगा, उसे हम साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में थेरेपिस्ट कहते हैं। तो जो क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में एक वॉलेंट्री और एक कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप स्टैब्लिश होती है उसे ही हम साइकोथेरेपी कहते हैं। बिकॉज साइकोलॉजी में जो भी ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए हम ऐसा कोई फिजिकल सर्जरी या कुछ ऐसा नहीं करते हैं, हम थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। और उस थेरेपी के लिए एक थेरेपिस्ट होना चाहिए और वो थेरेपिस्ट ट्रेंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी अपना थेरेपिस्ट बना सकते हो। जैसे आपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारी ऐसी रील्स देखी होंगी जहाँ पर आपने देखा होगा कि लोग अपने फ्रेंड्स को अक्सर, या उनके सिबलिंग्स हो सकते हैं जिन्हें वो अक्सर ऐसा कहते हैं कि ये हमारी अनपेड थेरेपिस्ट हैं या ये हमारे थेरेपिस्ट हैं, ये, या उनसे बात करके वी फील अ लॉट बेटर। तो लेकिन वो एक, आप कह सकते हो ऑफिशियली एक थेरेपिस्ट थोड़ी ना हो जाती है, ऐसे किसी को भी थोड़ी ना हम थेरेपिस्ट कह सकते हैं। थेरेपिस्ट हम उन्हें कहते हैं जो जो अच्छी तरीके से क्वालिफाइड हों और ट्रेंड हों ऐसी साइकोथेरेपीज़ को प्रोवाइड करने में या ऐसी ट्रीटमेंट्स को कैरी ऑन करने में, राइट। तो ये जो जो भी ऐसे जो प्रोफेशनल्स हैं जो कि ट्रेंड हैं, सिर्फ वो ही किसी को थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं। अनट्रेंड इंडिविजुअल्स क्या कर सकते हैं, वो हार्म पहुंचा सकते हैं, बिकॉज उन्हें सही तरीका या उन्हें वो सारी नॉलेज नहीं है जो एक थेरेपिस्ट को होनी चाहिए टू ट्रीट पीपल विद सच मेंटल इश्यूज़, राइट। और ऐसी जो भी थेरेपी होती है इसमें ऐसा नहीं हम करते हैं कि कभी भी कैसे भी हो जाती है। जैसे जब कोई फिजिकल इलनेस होती है तो उसके लिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें एक पर्टिकुलर सिस्टम बताते हैं कि हाँ आपको ये बीमारी है, इसके लिए आपको इतने दिन की मेडिकल कोर्स करना पड़ेगा, या जो भी मेडिसिन वो प्रोवाइड कर रहे हैं उनको 21 डेज़ का मान लो आपका कोर्स है, या कभी कभी 3 मंथ्स का कोर्स होता है कुछ प्रॉब्लम्स में, तो उतने दिन आपको वो दवाएं खानी होती है। या वो पर्टिकुलर मान लो उन्होंने बोल दिया कि अगले 2 हफ्ते में आपको 3 इंजेक्शंस लगेंगे, तो उस तरीके से कितने कितने इंटरवल पे वो इंजेक्शंस लगेंगे। इस तरीके से एक सिस्टमैटिक तरीके से वो ट्रीटमेंट हमें समझा देते हैं। उसी तरीके से साइकोलॉजी में भी हम करते हैं, एक सिस्टमैटिक एप्लीकेशन होता है जिसमें हमें मतलब जो भी थेरेपिस्ट है उसे क्लाइंट को ये बात क्लियरली बतानी होगी कि कैसे कैसे हम इस ट्रीटमेंट या इस प्रोसीजर में, इस थेरेपी में आगे मूव फॉरवर्ड करने वाले, राइट। अब इन सारी साइकोथेरेपीज़ का जो प्राइमरी मोटिव है वो ऑब्वियस सी बात है, लोगों को उनके इस तरीके की साइकोलॉजिकल इश्यूज से या मेंटल इश्यूज से या डिसऑर्डर्स से मुक्त करना, फ्री करना है, उससे उन्हें बचाना है या उसे ट्रीट करना है, राइट। बट इसके इंटर्न भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो कि इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को, या आप कह सकते हैं उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं, देखो। पहली बात तो रीइंफोर्स द क्लाइंट्स मोटिवेशन फॉर चेंज एंड ग्रोथ। अगर कोई बहुत समय से इस तरीके की साइकोलॉजिकल इश्यूज से सफ़र कर रहा है तो उसमें बहुत सारे ऐसे आपने सिम्टम्स देखे होंगे जहाँ पे वो होपलेसनेस फील करता है, वर्थलेसनेस फील करता है। तो जब इन सारी चीज़ों से वो सफ़र करके आ रहा है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत लो हो जाता है, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस वापस लाने का, उसको रिवाइव करने का काम क्या करती हैं ये साइकोथेरेपीज़। तो जब हम किसी को साइकोथेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनका जो वो कॉन्फिडेंस जो खत्म हो चुका है ना, वो धीरे धीरे वापस से थोड़ा बढ़ता है, थोड़ा बिल्ड होता है, राइट। इससे उनके इमोशनल डिस्ट्रेस में भी उन्हें आराम मिलता है। जो उनका इमोशनल इतने दिनों से वो जो ड्रेन हो रहे थे इमोशनली, वो थोड़ा वो बेटर फील करते हैं। उनकी पर्सनल डेवलपमेंट में और पॉजिटिव पोटेंशियल में प्रमोशन होता है।
यानी उनकी डेवलपमेंट बेटर तरीके से होती है, जो कि पहले हिंडर हो रही थी इन सारी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से। मॉडिफाई अनहेल्पफुल हैबिट्स एंड बिहेवियर्स, कोई भी ऐसी अगर उनकी हैबिट है या कोई भी उनका ऐसा बिहेवियर है जो ऐसे डिसऑर्डर्स की वजह से उनके पर्सनालिटी में आ गया था या उनके बिहेवियर में कोई ऐसी एक्टिविटी आ गई थी जो उनको नुकसान पहुंचा रही थी, नाउ साइकोथेरेपी के थ्रू हम वो सारी हैबिट्स भी उनकी चेंज कर सकते हैं जो कि उन्हें नुकसान पहुंचा रही हों। रीस्ट्रक्चर नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, जो भी नेगेटिव थॉट्स हम फील मतलब आते हैं हमारे दिमाग में वाइल वी आर सफरिंग फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, उन सारे थॉट्स को बदलना और उसे एक पॉजिटिव रुख देना, वो साइकोथेरेपीज़ का काम होता है। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाती हैं, आप अपने बारे में ज़्यादा जानकार बनते हैं। रिलेशनशिप्स और कम्युनिकेशन भी इससे बेटर होती हैं, क्योंकि जब आप ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं तो आप एक अलग ही इंसान बन जाते हैं, आपका बिहेवियर बिल्कुल अलग हो जाता है और उसी की वजह से आपकी सारी जितनी भी सोशल रिलेशनशिप्स हैं वो सारी भी अफेक्ट हो जाती हैं। तो उनमें इम्प्रूवमेंट आती है जब आप इस तरीके की साइकोथेरेपी लेते हो। तो सपोर्ट बेटर डिसीजन मेकिंग, आप बेटर तरीके से सोच समझ पाओगे तो आप बेटर डिसीजंस ले पाओगे। आपकी लाइफ चॉइसेस जो होंगी आप उनके बारे में ज़्यादा समझदारी से सोच समझ पाओगे, उन पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके फोकस करके अपने हर चीज़ को बहुत अच्छी से तरीके से रैशनली सारे डिसीजंस और अपनी चॉइसेस को समझ पाओगे। एंड फॉस्टर अ मोर कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन विद वंस इन्वायरमेंट, और अपने सारा जो भी आपके अगल बगल चीज़ें हैं वो सारा आपका इन्वायरमेंट है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, उससे आपका जो इंटरेक्शन होगा वो भी और बेटर हो जाएगा। आप अच्छे तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर पाओगे और आपको ये अच्छी तरीके से पता होगा कि किस पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे किस तरीके का बिहेवियर शो करना है या नहीं, जो कि वाइल सफरिंग फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ये आपकी जो एबिलिटी होती है ये थोड़ा कम हो चुकी होती है। ठीक है, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो आप एक कॉन्स्टेंट मूड में होते हो, जो मूड उस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से आ रहा है। अंडरस्टूड। अब जब लास्ट चैप्टर में आप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ रहे थे तो आपने ये रीजंस भी पढ़े कि वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं। 6 पर्सपेक्टिव हमने पढ़े थे, बिहेवियरल पर्सपेक्टिव और कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, याद आ रहा है सब? तो ये सारे जो भी हमने पर्सपेक्टिव्स पढ़े थे उन्होंने अपने अपने थ्योरीज़ के हिसाब से अलग अलग रीजंस बताए थे कि लोग ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्यों हो जाते हैं उन्हें। ठीक है, तो उन प्रॉब्लम्स हमने उसमें बहुत सारे रीजंस देखे थे कि लोगों की चाइल्डहुड में कुछ ट्रॉमा हो सकता है या कहीं ना कहीं ये जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं ये उनके एक्सपीरियंसेस से जुड़ी होती हैं, चाहे वो उनका प्रेजेंट का एक्सपीरियंस हो, पास्ट के एक्सपीरियंसेस रहे हों, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ही जो है इन सारी बीमारियों का कारण बनती हैं, जड़ होती हैं। तो अगर आपको किसी से थेरेपी लेनी है तो आपको उन थेरेपिस्ट को अपने बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन बतानी होगी। अनटिल एंड अनलेस आप अपने बारे में सब कुछ उन्हें नहीं बताते हैं, इंक्लूडिंग योर पास्ट, कि पास्ट में आपके साथ क्या क्या हुआ, क्या एक्सपीरियंसेस रहे, आपका फैमिली में कैसा माहौल है, कैसा बैकग्राउंड है आपका, आप किस तरीके की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस आपकी होती हैं, ये हर तरीके की मतलब जितनी भी आपकी पर्सनल बातें हैं वो सब आपको बतानी पड़ेगी, इंक्लूडिंग योर फीलिंग्स एंड इमोशंस अबाउट सिचुएशंस एंड इंसिडेंट्स एंड पीपल ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको किसी इंसान को बतानी है तो वो इंसान कोई ऐसा होना चाहिए ना जो आपका बहुत ज़्यादा भरोसेमंद हो, बिकॉज हर किसी से आप ऐसा शेयर नहीं कर सकते अपनी फीलिंग्स या अपनी सारी पर्सनल बातें। तो वो इंसान जो है, जो भी थेरेपिस्ट है जिससे आपको ये सारी बातें बतानी हैं, उसका आपके साथ एक अच्छा बॉन्ड होना चाहिए, एक ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए विश्वास का, जिसमें आप उन्हें सारी चीज़ें आराम से ओपनली बता सकते हो विदाउट फीलिंग जज्ड। ऐसा भी होना चाहिए कि वो थेरेपिस्ट आपको जज नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ आपको वहाँ पर इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच की एक रिलेशनशिप होती है जहाँ पर क्लाइंट को थेरेपिस्ट के ऊपर इतना भरोसा होता है कि वो अपनी सारी पर्सनल बातें उनसे शेयर करता है और थेरेपिस्ट उन्हें इस तरीके से इमोशनली सपोर्ट करता है जहाँ पर उन्हें बिल्कुल भी बैगेज्ड फील ना हो, इस रिलेशनशिप को हम थेरेपेटिक रिलेशनशिप या थेरेपेटिक अलायंस भी कहते हैं। तो इट इज़ द रिलेशनशिप, इट इज़ अ प्रोफेशनल ट्रस्टिंग टाइम लिमिटेड अलायंस। ये एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई इंसान इतना ज़्यादा आपके आपके बुरे वक्त में आपको कंधा देता है तो क्या होता है, यू फील बायस्ड टुवर्ड्स देम, आपका उनकी तरफ जो है झुकाव हो जाएगा। बट हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब हम किसी से थेरेपी ले रहे हैं तो हमें उनसे कोई भी पर्सनल रिलेशनशिप नहीं बनानी है। अगर आपकी किसी के साथ पर्सनल रिलेशनशिप है तो वो ट्रीटमेंट आपको दे ही नहीं पाएगा, बिकॉज वो कहीं ना कुछ उसमें पर्सनल बायसेस आ जाएंगे उस इंसान के, उस थेरेपिस्ट के। तो किसी भी थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में ऐसी कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होती है। ये एक प्रोफेशनल और टाइम लिमिटेड टाइम के लिए होती है कि जब तक हमें ट्रीटमेंट लेनी है हम उनसे मिल रहे हैं, एंड देन उसके बाद आप अलग हम अलग। और इसका मतलब ये भी है कि जितनी भी बातें हमने थेरेपिस्ट को बताई है वो सारी बातें उसकी मेमोरी से बाहर चली जाएंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि वो उन्हें हमेशा के लिए याद रखेगा या उन्हें कहीं किसी और से बताएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो उनका काम होता है कि वो उसे कॉन्फिडेंशियल रखें, उसे यूज़ ना करें। ठीक है, तो ये जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है बिटवीन द क्लाइंट एंड द थेरेपिस्ट, दैट इज नोन एज थेरेपेटिक अलायंस और रिलेशनशिप। इनके की कंपोनेंट्स होते हैं दो। क्या ये कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर होता है, मतलब एक म्यूचुअल अग्रीमेंट होती है थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में कि हम साथ में काम करेंगे,
दोनों लोग मिलकर इस पूरी प्रोसेस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, और जो क्लाइंट है वो भी थेरेपिस्ट के साथ कोऑपरेट करेगा इस तरीके से कि जब भी वो कोई क्वेश्चन पूछे तो वो उसका आंसर ऑनेस्टली दे, और थेरेपिस्ट भी क्लाइंट के साथ अच्छी तरीके से कोऑपरेट करेंगे कि उनको एक इमोशनल एक सपोर्ट प्रोवाइड करें, उन्हें एक ऐसा माहौल दें जहाँ पे वो इतने कंफर्टेबल हों कि वो अपनी सारी बातें उनसे शेयर कर सकें बिना किसी डर के, बिना किसी हिचकिचाहट के। एंड ये जो रिलेशनशिप होती है ये लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होती है। जब भी ये ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाती है, ये प्रोसीजर खत्म हो जाता है, उसके बाद वो लोग अलग हो जाते हैं। अलग इन द सेंस हो जाते हैं, क्या मतलब कि उनका कोई भी ऐसा पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होता। अब ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि थेरेपिस्ट एक इमोशनली अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है क्लाइंट को कि वो इतने अपने बातों को अच्छी तरीके से बता सके, उसे एक एक्सेप्टेंस की फीलिंग हो कि सामने वाला मुझे जज नहीं कर रहा है, सामने वाला मुझे कुछ गलत नहीं समझेगा, चाहे वो उसने चाहे वो अपने बारे में कुछ भी ऐसी भी बातें बता रहा हो ना कि जो एक्चुअली गलत हैं, जहाँ पे उसकी एक्चुअली गलती है, बट हमें उससे ये फील नहीं कराना है, हमें उसे ये फील कराना है कि हम आपकी साइड पे हैं, आप जो फील कर रहे हो हम भी वही सेम फील कर रहे हैं। उससे ये फील कराना है कि हमें आपके लिए सिंपैथी नहीं मतलब ये नहीं है कि हाँ मुझे आपके ऊपर दया आ रही है या आपके लिए बुरा फील हो रहा है, ये वाली फीलिंग नहीं फील करानी है उसे ये फील कराना है कि हाँ बिल्कुल तुम जो कह रहे हो वही सही है, बिकॉज मैंने भी ऐसा ही फील किया, मैं भी ऐसा फील कर रही हूँ, मतलब जो तुम मुझे बता रहे हो मैं वैसा फील कर सकती हूँ कि तुम्हें कैसा लगा होगा उस वक्त पे। इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं? एम्पैथी कहते हैं बेटा। एम्पैथी वो फीलिंग होती है क्लाइंट की और थेरेपिस्ट के बीच, थेरेपिस्ट की एक्चुअली वो प्रोवाइड करता है एम्पैथी, कि जहाँ पर हम सामने वाले की फीलिंग्स को समझ सकते हैं, हम उनके शूज़ में अपने आप को डालकर उनकी जगह पे अपने आप को रख के उनकी कंडीशन के बारे में सोचते हैं, तो ये सिंपैथी से काफ़ी अलग होती है, राइट। तो एम्पैथी वहाँ पर होनी चाहिए उस रिलेशनशिप में। जेन्युइननेस एंड वार्मथ होनी चाहिए, थेरेपिस्ट को सिंसियर ऑनेस्ट इमोशनली वार्म विद विच एनकरेजेस हीलिंग, जो कि उनको कॉन्फिडेंस दे कि वो अपनी सारी बातें बोल सकें। अब ये जो भी मैंने बताया कि ये जितनी भी अच्छी अच्छी इन्वायरमेंट क्रिएट करना, बिना जजमेंट की बात सुनना, एक्सेप्टेंस रखना, इसे हम साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में या साइकोथेरेपी में अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड के नाम से जानते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। नाउ इस रिलेशनशिप की अपनी एक प्रोफेशनल बाउंड्री होती है। ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी होता है। ट्रस्ट होता है क्लाइंट की तरफ से कि हम आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, और कॉन्फिडेंशियलिटी होती है थेरेपिस्ट की तरफ से कि हम आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है या जो भी आप अपनी पर्सनल बातें हमें बता रहे हैं वो हम कॉन्फिडेंशियल, वो हम प्राइवेट रखेंगे। नाउ अगर हम बात करें कि कितने तरीके से ये थेरेपीज़ हो सकती हैं, कितने मेथड्स होते हैं इस तरीके की साइकोथेरेपीज़ को प्रोवाइड करने का, तो वो बेसिक हमें जो पढ़ने हैं वो 3 मेजर मेथड्स हमें पढ़ने हैं। कौन से हैं? साइकोडायनेमिक थेरेपी, बिहेवियर एंड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एंड एग्जिस्टेंशियल ह्यूमनिस्टिक थेरेपी। ये 3 अप्रोचेस हमें पढ़नी है, जिसमें से सबसे पहला जो मेथड एमर्ज हुआ था थेरेपी का, दैट वाज साइकोडायनेमिक थेरेपी। एंड देन उसके बाद धीरे धीरे बिहेवियर थेरेपी के मेथड्स आए, एंड देन एग्जिस्टेंशियल ह्यूमनिस्टिक थेरेपी जो है वो लास्ट में आई, जिसे हम थर्ड फोर्स भी कहते हैं, बिकॉज ये थर्ड नंबर पे लास्ट पे ये एमर्ज हुई थी, ये थेरेपी का मेथड इंट्रोड्यूस हुआ था। इन तीनों ही अप्रोचेस के अपने अपने अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं, जैसे कि हमने पढ़े हैं, हमने सारे पर्सपेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था, क्लास 11th में भी पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में भी हमने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के कॉन्टेक्स्ट में इन सारे पर्सपेक्टिव्स को पढ़ा, और हमने ये समझा था कि जहाँ भी हम जब तक हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये सारे पर्सपेक्टिव, ये 6 पर्सपेक्टिव जो भी 6 थ्योरीज हमने पढ़ी थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर भी आप वही देख रहे हैं कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है। इन तीनों थ्योरीज के जो भी थ्योरी में जो भी कॉजेज दिए हुए हैं ना कि क्या कारण होता है लोगों के बिहेवियर के पीछे, उसी से ये सब कुछ निकल के आता है। अब देखो, ये तीनों थेरेपीज अब एक दूसरे से अलग अलग हैं। वो कैसे डिफरेंट हैं? सबसे पहला क्या डिफरेंस का डिटर्मिनेंट या क्या फैक्टर है? व्हाट इज़ द कॉज विच हैज़ लेड टू द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम जो हम जब थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है ना। तो वो प्रॉब्लम किस वजह से हुई है। अब ये डिपेंड करता है कि हम कौन से थेरेपी का मेथड यूज़ कर रहे हैं। हर थेरेपी का मेथड अलग कॉज बताता है लोगों के ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के पीछे। साइकोडायनेमिक थेरेपी कहती है कि लोगों की जो भी इनर कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, जो कि उनकी अनफुलफिल्ड चाइल्डहुड डिजायर्स या अनरिजॉल्व फियर्स से होती है, मतलब बचपन में उनकी कोई ऐसे डिज़ायर होगी जो फुलफिल नहीं हुई, उसकी वजह से उनके मन में कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट रह गया है इनर, जिसे हम इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं। ये कारण होता है लोगों के ऐसे प्रॉब्लम्स के पीछे। बिहेवियर, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में क्या कॉजेज होते हैं? हमने कोई बिहेवियर गलत तरीके से लर्न कर लिया है, गलत तरीके से सीख लिया है, कुछ फॉल्टी कंडीशनिंग या इरेशनल बिलीव्स हैं, उनकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में करेंट फीलिंग्स ऑफ एलियनेशन, लोनलीनेस एंड लैक ऑफ लाइफ मीनिंग। जब लोग अपने लाइफ की मीनिंग नहीं समझ पाते हैं, ये नहीं समझ पाते कि उनका पर्पस क्या है। लाइक आप एग्जाम्पल ले लो, कोई एक ऐसा इंसान
कि जो बहुत टाइम से बहुत मेहनत कर रहा है बट उसे मतलब एग्जैक्टली उसे उसका कोई सपना नहीं है। देखो ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल का कोई सपना हो लाइफ में। अब एक इंडिविजुअल है जो पढ़ रहा है, जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, बट उसको किसी एक मतलब कोई एक ऐसी पर्टिकुलर कोई जॉब या आप कह सकते हो कोई एक ऐसा ड्रीम एग्जाम या कोई ड्रीम पोस्ट, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जो पोजीशन उसकी ड्रीम पोजीशन हो जिस पे उसे जाना है। जैसे लोगों का होता है मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, ऐसा उसका कोई सपना नहीं है सॉर्ट ऑफ। नाउ अब वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है बट जब 12th पास करने के बाद उससे ये पूछा जाएगा कि आगे, क्योंकि 12th तक तो आपकी कॉमन पढ़ाई है, बट देन उसके आगे आपको परस्यू करना पड़ता है कि आपको आगे क्या करियर में करना है, उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करेंगे। तब वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और लाइफ उसे इधर उधर दौड़ा रही है बिकॉज उसे अभी रास्ता नहीं दिख रहा है। तो वो ऐसे ही किसी भी रास्ते पे जा रहा है, कहीं भी टर्न ले रहा है, जो टर्न्स उसे गलत जगह पर गलत डेस्टिनेशन पे भी फिलहाल लेकर जा रहे हैं। तो उसे नहीं पता, ही इज़ नॉट क्लियर अबाउट कि क्या होगा फ्यूचर में। ऐसे इंसान को यही नहीं पता कि उसका पर्पस क्या है लाइफ में, उसे ज़िंदगी में उसकी मीनिंग क्या है, क्या वो कर रहा है, वो खुद को नहीं समझ पा रहा है। तो ऐसी जगह पे हम एग्जिस्टेंशियल ह्यूमनिस्टिक थेरेपी का कहती है कि ऐसे पॉइंट पे या जो लोग ऐसी प्रॉब्लम से फेस करते हैं, यही कारण बनती है उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के पीछे भी, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेंगे, वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सारी चीज़ों की वजह से लोग ऐसे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। हाउ डिड द कॉज कम इनटू एग्जिस्टेंस, ये कॉज, ये जो भी कारण है, ये कैसे हुआ। साइकोडायनेमिक थेरेपी कहती है कि बचपन में कुछ ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो हमारे अनकॉन्शियस में रह गई, जो रिजॉल्व नहीं हो पाई, इसी वजह से वो हमारे प्रेजेंट बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होती हैं। बिहेवियर थेरेपी कहती है कि ये जो भी गलत सलत बिहेवियर्स हैं ये कहाँ से आए, बिकॉज हमने इन्हें लर्न गलत तरीके से कर लिया था। पास्ट में जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो कहीं हमने उसे गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लिया, गलत तरीके से सीख लिया और हमें लगा कि ये बिहेवियर सही है, बट वो सही नहीं था। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी कहती है कि ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये पास्ट से ही कहीं ना कहीं आती हैं, बट प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस, सॉरी उल्टा बोल गई मैं, ये प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस पे हमारे डिपेंड करती हैं, ना कि हमारे पास्ट पे। मतलब पास्ट में क्या हुआ वो तो प्रॉब्लम गई, बट क्या प्रेजेंट में मैं एक बेटर पोजीशन पे हूँ, क्या मेरी लाइफ सही चल रही है, क्या सब कुछ सही चल रहा है। तो प्रेजेंट में आप क्या फील कर रहे हो या आप किस तरीके की सर्कमस्टांसेस में हो, उससे जो है वो ऐसी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। पास्ट जो बीत गया उसका इसमें कोई लेना देना नहीं होता है। नेक्स्ट इसकी क्या मेथड ऑफ ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं इन तीनों ही थेरेपीज़ में। साइकोडायनेमिक थेरेपी में हम फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन बाय द थेरेपिस्ट, ये मेथड होता है। फ्री एसोसिएशन का मतलब होता है कि लोग जो जैसा भी फील कर रहे होते हैं, जो भी उनका एक्सपीरियंस होता है वो उसे बता देते हैं थेरेपिस्ट को, और थेरेपिस्ट फिर उन सारी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करता है और उसमें से कंक्लूजन्स निकालता है। उसी तरीके से अगर उन्होंने कोई सपना देखा है तो उस सपने का भी डिस्क्रिप्शन वो दे देंगे थेरेपिस्ट को, और वो उसमें से मीनिंग निकालने की कोशिश करेगा और उस मीनिंग को रिलेट करेगा उनकी प्रॉब्लम से। नाउ बिहेवियर थेरेपी में हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन करते हैं, यानी जो भी गलत बिहेवियर, जो भी ऐसा रॉन्ग बिहेवियर, फॉल्टी बिहेवियर हो रहा है, जो ऐसी प्रॉब्लम कर रहा है, उस बिहेवियर को करना हम बंद कर देंगे। या अगर हम कोई ऐसा बिहेवियर है जो हमें करना चाहिए, जिसको ना करने की वजह से हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उस बिहेवियर को इनकलकेट करेंगे, राइट। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, अपनी सोच में बदलाव लाएंगे। अगर हमारे थॉट पैटर्न्स ऐसे नेगेटिव हैं जो कहीं ना कहीं हमें हार्म कर रहे हैं, तो हम उनमें चेंज लाएंगे। न्यू अडेप्टिव बिहेवियर्स एंड थॉट्स को हम जगह देंगे। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, नॉन जजमेंटल एक्सेप्टिंग एनवायरनमेंट, सेल्फ एक्सप्लोरेशन गाइडेड बाय द थेरेपिस्ट एंड पर्सनल ग्रोथ थ्रू रिफ्लेक्शन। इसमें बेसिकली ये होता है कि हम उनको उनकी लाइफ की मीनिंग, उनको पर्पस सिखाएंगे, उनको एक उम्मीद देंगे, बेसिकली हम उन्हें होप देंगे, और जिस होप के सहारे वो उन्हीं टेढ़े मेढ़े रास्तों पे चलते चले जाएंगे, एंड वन डे दे विल गेट आउट ऑफ द मेज एंड दे विल रीच द डेस्टिनेशन, जहाँ जिस चीज़ के लिए वो बने अल्टीमेटली उन्हें वो रास्ता मिल जाएगा, और वो सही रास्ते पे जब आगे बढ़ते चले जाएंगे कॉन्फिडेंस के साथ, तो एक ना एक दिन उन्हें वो मंजिल मिल जाएगी। नाउ व्हाट इज़ द नेचर ऑफ थेरेपेटिक रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट। साइकोडायनेमिक थेरेपी में जो थेरेपिस्ट होता है वो क्लाइंट की जो भी फीलिंग्स हैं उन्हें एनालाइज करेगा, एनालिसिस करके उनके प्रॉब्लम के बारे में पता लगाते हैं। बिहेवियर थेरेपी में क्या होता है, जो थेरेपिस्ट है उसी का काम होता है, इसमें भी थेरेपिस्ट का काम होता है कि वो आइडेंटिफाई करे कि क्या इनके बिहेवियर में ऐसी चीज़ है जो गलत है और जिसे सही करने पे इनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट वो इंडिविजुअल खुद नहीं समझ पा रहा होता है कि मेरे किस ऐसे गलत बिहेवियर की वजह से ये सारी प्रॉब्लम मुझे हो रही है, तो ये थेरेपिस्ट का काम होता है इसमें भी। बट वहीं अगर हम बात करें एग्जिस्टेंशियल या ह्यूमनिस्टिक थेरेपी की, तो इसमें थेरेपिस्ट ऐसा नहीं करता है कि वो पता लगा रहा है कि क्या प्रॉब्लम है एंड देन सोल्यूशन निकाल रहा है। जो वो बस इनकरेज करता है या वो कुछ ऐसी चीज़ें करता है जिससे क्लाइंट को रियलाइज़ हो जाए कि उसकी क्या प्रॉब्लम है, एंड देन जब उसे रियलाइज़ हो जाएगी कि उसकी क्या प्रॉब्लम है, तो वो थेरेपिस्ट को बता देगा और थेरेपिस्ट उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। नाउ वी हैव टू सी कि हर एक थेरेपी मेथड में इन थेरेपीज़ को लेने के बाद इस पर्टिकुलर मेथड से क्या बेनिफिट होता है क्लाइंट को। तो अगर हम साइकोडायनेमिक थेरेपी की बात करेंगे तो इसमें इमोशनल इंसाइट आ जाती है क्लाइंट के अंदर। यानी कि इसमें क्या है कि आप अपनी कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में अवेयर हो जाएंगे, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी रीज़न है जिसकी वजह से आप वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एंड देन यू विल एक्सेप्ट इट। जो भी आपके अंदर के इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको आप एक्सेप्ट करते हैं, आप उनको समझते हैं और अपने आप को इमोशनली कंट्रोल या शेप कर सकते हो आप अपने हिसाब से, आफ्टर यू हैव अंडरस्टूड द रीज़न एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स दैट आर कॉजिंग यू द इश्यूज़।
देन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बिहेवियर एंड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में ऑब्वियसली बात है, अगर जो बिहेवियर है हमारा जो हमें प्रॉब्लम कॉज कर रहा है उसको हम चेंज कर लेते हैं एंड देन हमें पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर बिहेवियर है जिससे हमें प्रॉब्लम हो रही है एंड देन हम उसको करेक्ट करके जो सही बिहेवियर है वो करते हैं। और एग्जिस्टेंशियल ह्यूमनिस्टिक थेरेपी में क्या होता है, हम जब हमें अपने लाइफ का पर्पस समझ में आ जाता है, लाइफ की मीनिंग समझ में आ जाती है, तो हम उसकी तरफ वर्क करते हैं जिसकी वजह से हमारी पर्सनल ग्रोथ होती है। नाउ ड्यूरेशन की बात अगर हम करते हैं तो साइकोडायनेमिक थेरेपी बेसिक 10 to 15 सेशंस तक चलती है, बट बिहेवियर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और एग्जिस्टेंशियल ह्यूमनिस्टिक बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कुछ मंथ्स आप कह सकते हो सकते हैं। अब ये 10 to 15 सेशंस जो हैं ये काफ़ी सारे टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल्स पे काफ़ी समय लग जाता होगा, कभी कभी कई साल भी लग जाते हैं, बट ये बिहेवियर थेरेपी और एग्जिस्टेंशियल ये कुछ ही शॉर्ट टर्म के लिए होती है, कुछ ही मंथ्स में इनका जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता है। तो अभी ये रिवीजन पर्पस से मैंने ये सारे जो भी क्राइटेरिया हैं उनको एक टेबल फॉर्म में बना करके आपको दे दिया है, सो दैट इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपको ईजी रहेगा रिवीजन करने के लिए। तो आप ये सारे तीनों में जो भी डिफरेंसेस हैं वो आप इस टेबल से आराम से जो है रिकॉल कर सकते हो। और इस तरीके से हो भी सकता है कि आपको क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में आता है तो आप इस तरीके से टेबल फॉर्म में ही उसको लिखेंगे। मान लो आपको बोल दिया गया है कि डिफरेंशिएट बिटवीन साइकोडायनेमिक एंड बिहेवियरल कॉग्निटिव थेरेपी ऑन एनी 3 क्राइटेरिया, ठीक है, या जो भी 3 क्राइटेरिया मेंशन किए गए हैं जिनके बेसिस पे डिफरेंशिएट किया गया, तो आप इनमें से कोई भी ऐसे 3 क्राइटेरिया ले सकते हो एंड देन ऐसे ही टेबल फॉर्म में आप उसके डिफरेंसेस लिख दोगे और उसके बाद थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, मतलब डिस्क्रिप्टिव में आप थोड़ा सा उसके बारे में लिख दोगे, देन यू विल गेट गुड मार्क्स। तो इस तरीके से टेबल फॉर्म में रिविजन के लिए बेस्ट है। अब यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, हर पर्टिकुलर थेरेपी फॉर्म मेथड के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बिहेवियर थेरेपी है। हालांकि सबसे पहले जो मेथड इवॉल्व हुआ था दैट वाज साइकोडायनेमिक थेरेपी, बट बिकॉज एनसीईआरटी में बिहेवियर थेरेपी पहले दिया हुआ है इसलिए हम इसे पहले पढ़ेंगे। बट हाँ, ये ज़रूर मेंशन है एनसीईआरटी में, ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो एमर्ज हुई थी दैट वाज साइकोडायनेमिक एंड सेकेंड वाज बिहेवियरल थेरेपी, राइट। अब बिहेवियर थेरेपी जो होता है, बिहेवियर थेरेपी आप समझ सकते हो जो बिहेवियर मॉडल था उससे ही ये डेराइव किया गया है। तो वहाँ से जो बिहेवियर मॉडल था उसका कहना था कि किसी भी इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है वो हम किसी को देख कर सीखते हैं, या एज वी डेवलप तो धीरे धीरे हम दूसरों को देख करके, दूसरों को इमिटेट करके, या कुछ किसी भी ऐसे मेथड से जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इन सारे मेथड्स को यूज़ करके हमें कोई पर्टिकुलर बिहेवियर सिखाया जाता है जिसमें हम लोग पनिशमेंट, रिवॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो बिहेवियर थेरेपी का कहना है कि मान लो कोई भी ऐसा बिहेवियर है जो डिस्ट्रेस कॉज कर सकता है, हम ऐसे कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या किसी भी बिहेवियर को हम अबनॉर्मल कब कहते हैं, जब वो डिस्ट्रेस पहुंचा रहा हो, जब वो डेंजर और डिवायंट और डिसफंक्शनल, ये चारों क्राइटेरिया में फिट बैठता है। तो अगर कोई भी ऐसा अबनॉर्मल बिहेवियर है जो जिनकी वजह से जो या फिर जो कारण बन रहा है लोगों के ऐसे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ या डिसऑर्डर्स के पीछे, हम उस बिहेवियर को चेंज कर देंगे। कैसे चेंज कर देंगे? जिस तरीके से हमने उस बिहेवियर को इनकलकेट किया था किसी के पर्सनैलिटी में, उसी तरीके से हम उस बिहेवियर को उसमें से बाहर भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को कोई अच्छा बिहेवियर हमें सिखाना है तो हम क्या करेंगे, हम उसे उस बिहेवियर को करने के लिए कुछ रिवॉर्ड्स दे सकते हैं, या हम उन्हें कुछ ऐसे टोकन देंगे, या कुछ भी ऐसा हम मेथड यूज़ करेंगे जिससे वो एनकरेज हों उस पर्टिकुलर बिहेवियर को शो करने के लिए। उसी तरीके से अगर कुछ ऐसा अबनॉर्मल बिहेवियर है या कोई भी ऐसा नेगेटिव बिहेवियर है जो उनको प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, तो हम उस बिहेवियर को निकालने के लिए या हटाने के लिए हम उन्हें कुछ पनिशमेंट्स दे सकते हैं, कुछ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट्स हम कर सकते हैं। तो बिहेवियर थेरेपी अज्यूम करता है कि जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है वो फॉल्टी बिहेवियर या थॉट पैटर्न से आता है। अगर थॉट पैटर्न से आता है तो वहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जहाँ पे हमें वो थॉट पैटर्न्स, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को रिप्लेस करना है विद पॉजिटिव थॉट पैटर्न्स, ताकि वो नेगेटिव थॉट से इंटर्न होने वाले जो भी हार्म है वो ना हो इंडिविजुअल को। तो इसका फोकस होता है प्रेजेंट बिहेवियर पे और थॉट्स पे, मतलब हम पास्ट पे ज़्यादा इसमें फोकस नहीं करते हैं, बिकॉज पास्ट में जो बीत गया वो बीत गया, बट अभी जो प्रेजेंट में जो चीज़ें हमें नुकसान पहुंचा रही है वो हम प्रेजेंट में कैसा थॉट पैटर्न है हमारा और प्रेजेंट में हम कैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं, वो ही हमारे प्रेजेंट प्रॉब्लम को डिटरमाइन करता है। इट एम्स टू मॉडिफाई मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स। मैल अडेप्टिव बिहेवियर मतलब कोई भी ऐसा बिहेवियर जो प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग थ्योरी, जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ये सारी लर्निंग थ्योरी के प्रिंसिपल्स हैं। नाउ इसमें क्या मेथड यूज़ होगा? पहला है बिहेवियरल एनालिसिस। सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे कि कौन सा बिहेवियर है जो प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, और उस बिहेवियर को जानने के लिए या उस बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए हम इंटरव्यू लेंगे क्लाइंट का, सो दैट कि हम उनके बिहेवियर के बारे में समझ सकते हैं कि कौन सा बिहेवियर ऐसा माल फंक्शनिंग बिहेवियर है। एंड देन एंटीसीडेंट फैक्टर्स के बारे में हम पता लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस मतलब एंटीसीडेंट फैक्टर का मतलब क्या है कि क्या ऐसा सिचुएशन था या कौन सी ऐसी सर्कमस्टांसेस, इंसिडेंट, क्या ऐसा कारण था जिसकी वजह से ये बिहेवियर वो इंसान शो करने लगा। फॉर एग्जाम्पल, समवन इंडल्जेस इन ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, या ऐसे कुछ भी सब्सटेंस अब्यूज़ में वो इन्वॉल्व हो रहा है, इंडल्ज कर रहा है,
अब हमें पता लगाना है कि अगर हमें पता चल गया कि इसकी मान लो ये प्रॉब्लम के पीछे पर्टिकुलर कारण है ड्रिंकिंग, नाउ वी हैव टू डिटरमाइन द एंटीसीडेंट फैक्टर, यानी कि ये हमें पता लगाना है कि वो ड्रिंक क्यों करने लगा, आखिर क्या उसके लाइफ में ऐसा हुआ या कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको ट्रिगर कर रही है बार बार ऐसा गलत बिहेवियर करने के लिए, और यहाँ पर वो गलत बिहेवियर ड्रिंकिंग है। तो एंटीसीडेंट फैक्टर का मतलब हो गया कि जो कारण से वो गलत बिहेवियर हो रहा है। एंड मेंटेनिंग फैक्टर का मतलब क्या है कि कोई चीज़ ऐसी है कंसिस्टेंटली प्रेजेंट है। देखो एंटीसीडेंट फैक्टर एक बार हो सकता है, जैसे मान लो हम लोग मूवीज़ वूवीज़ में देखते हैं या आपने रील्स में देखा होगा, या कभी ऐसा आप देख सकते हो कि जो लाइफ में बहुत फेलियर्स फेस कर रहा होता है वो ऐसी सब या लोग प्रॉब्लम से, लाइफ की स्ट्रेस से डील करने के लिए इन सारी सब चीज़ों का इस्तेमाल करने लगते हैं, सो दैट दे कैन एस्केप द रियलिटी। जब तक वो नशे में हैं तो उन्हें रियलाइज़ नहीं होगा जो भी उनकी सारी प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस हैं उनकी प्रेजेंट लाइफ में, राइट। अब वो तो सिचुएशन जो है जिनकी वजह से उन्होंने स्टार्ट किया वो हो गया एंटीसीडेंट फैक्टर, बट और भी तो चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो चीज़ स्टार्ट तो हुई बट कभी ख़त्म होने को नहीं आ रही है, यानी वो कॉन्टीन्यूअस चली जा रही है। उन फैक्टर्स को हम कहते हैं मेंटेनिंग फैक्टर्स, यानी जिस एक पर्टिकुलर कारण से जब जो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया उनके ऊपर, उसकी वजह से उन्होंने ये सब काम करना शुरू किया, और अब लाइफ में जो रोज़ एवरीडे जो कुछ चीज़ें, जो कुछ फैक्टर्स उसमें ऐड होते जा रहे हैं जो कि उनको वो काम करने से ख़त्म नहीं होने दे रहे। लाइक अब रोज़ कुछ नया स्ट्रेस आ रहा है, मान लो कभी जॉब में, ऑफिस में किसी से झगड़ा हो गया आज, तो फिर क्या हुआ, उनका मूड फिर से ख़राब हो गया। अब ये जो था कि मेंटेनिंग फैक्टर था, यानी जो चीज़ें ऐसी हैं जो उस बिहेवियर को कॉन्टीन्यूअस रख रही हैं, मतलब उसको बंद ही नहीं होने दे रही, ख़त्म ही नहीं होने दे रही हैं, राइट। जैसे स्मोकिंग स्टार्टेड ड्यूरिंग एन एग्जाम स्ट्रेस, एक एग्जाम था, उसके स्ट्रेस की वजह से वो इंडिविजुअल स्मोकिंग करने लगा, बट वो एग्जाम तो होके ख़त्म हो गया, तब उसको स्मोकिंग करना बंद कर देना चाहिए था क्योंकि उस एग्जाम से होने वाला स्ट्रेस भी खत्म हो गया। बट आगे लाइफ में जो और स्ट्रेस चले जा रहे हैं या जो भी और एंग्जाइटी उसके अंदर डेवलप हो गई है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसको वो बिहेवियर कंटिन्यू रखने पे मजबूर करती हैं। तो मेंटेनिंग फैक्टर हम उसे कहते हैं, जो बिहेवियर्स या जो पर्टिकुलर सिचुएशंस, जो भी चीज़ें उस गलत बिहेवियर को करने पे हमें मजबूर रखती हैं कि हम कॉन्टीन्यूसली वो काम करते रहते हैं। ना उसमें हमें ट्रीटमेंट गोल्स, हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं ऐसे कंडीशन में, या जहाँ पर कोई ऐसा बिहेवियर है जो हमें प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, उसमें हम बेसिकली यही कर सकते हैं कि हम उस बिहेवियर को ना करें, राइट। और हम ये कर सकते हैं कि उस बिहेवियर को ना करके उसके साथ साथ हम उसकी जगह पे कुछ और अच्छा बिहेवियर भी करें जो कि हमारी ग्रोथ में भी मतलब प्रमोट करे, हमारी ग्रोथ को, हमारी ग्रोथ में भी हेल्पफुल रहे, राइट। तो यही हम कर सकते हैं, ये होता है ट्रीटमेंट गोल बिहेवियर थेरेपी का। अब अगर हम कह रहे हैं कि हमें इस मैल अडेप्टिव बिहेवियर को ख़त्म करना है, जो गलत बिहेवियर है वो करने से हमें बचाना है, तो ये काम करने के दो तरीके होते हैं। दो ऑपरेशंस का यूज़ करके हम किसी के मैल अडेप्टिव बिहेवियर को डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट इज एंटीसीडेंट ऑपरेशंस एंड सेकेंड इज कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशंस। एंटीसीडेंट ऑपरेशन का मतलब है कि हम ऐसी कोई सिचुएशन ही आने से प्रिवेंट करें जो ट्रिगर कर सकती है वैसा बिहेवियर, मतलब हम कोई ऐसी सिचुएशन ही ना आने दें जिससे कि वो बिहेवियर ट्रिगर होता हो। अगर वैसी कोई हम सिचुएशन ही नहीं आने देंगे तो वो काम भी नहीं होगा। तो इसमें क्या करना है हमें, चेंज व्हाट हैपेंस बिफोर बिहेवियर टू रिड्यूस मैल अडेप्टिव बिहेवियर, मतलब कोई भी ऐसा कारण जिसकी वजह से वो बिहेवियर ट्रिगर हो सकता है, वो सिचुएशन हम आने ही ना दें। जैसे छोटे बच्चे हैं मान लो, अब उनको अगर मैं शाम के टाइम में मैगी खिला दूँ बहुत सारी, तो वो रात का जो खाना है, और खाने में जो पौष्टिक चीज़ें होती हैं, जैसे दाल से हमें प्रोटीन मिलता है तो हमें दाल भी खानी होती है, ग्रीन वेजिटेबल्स भी लेनी होती हैं, तो अगर हम शाम को बच्चे को नाश्ते में पेट भर के मैगी खिला देंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है रात का डिनर वो नहीं करेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बच्चा रात का डिनर नहीं कर रहा है, जब रात का डिनर, डिनर तो रात में ही होता है, मतलब बच्चा डिनर नहीं कर रहा है तो उसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, वो जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो भी एक बैलेंस डाइट है वो उसकी नहीं हो पा रही है। ऑब्वियस सी बात है मैगी से तो ऐसे कोई न्यूट्रिशन उसे मिल नहीं रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर हमें ये करना है, इसको हम दो तरीके से ठीक कर सकते हैं। एक हम ऐसा कर सकते हैं कि हम उसे पहले मैगी ना ही दें, जब हम उसे शाम में मैगी देंगे ही नहीं तो ना तो उसका पेट भरेगा, तो अल्टीमेटली उसे एट द एंड ऑफ द डे रात में भूख लग जाएगी और वो डिनर पूरा करना ही पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, उस बिहेवियर के पहले की सिचुएशन को ही बदल दिया, मतलब जिस वजह से वो बिहेवियर हो रहा था वो काम ही करना हमने बंद कर दिया, वो सिचुएशन ही नहीं आई, मतलब ना शाम को हम उसे नाश्ता देंगे ना उसका पेट भरेगा, ना वो खाना स्किप करेगा, डिनर स्किप करेगा, राइट। तो ये हो गया एंटीसीडेंट ऑपरेशन, जहाँ पे हमने उस बिहेवियर को ट्रिगर करने वाली सिचुएशन को ही खत्म कर दिया, जड़ को ही खत्म कर दिया। नाउ कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन कहता है कि हम अगर मान लो पहले वो सिचुएशन नहीं रोक पा रहे हैं हम, और वो सिचुएशन इट इज़ समथिंग इनएविटेबल जो होके ही रहेगी, या जो करना ज़रूरी हो गया, मजबूरी हमारी कि वो सिचुएशन को हम रोक नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, हम उस बिहेवियर का कॉन्सिक्वेंस बदल देते हैं। यानी चलो तुम मजबूर हो ऐसा बिहेवियर करने को, बट हम उस बिहेवियर को कुछ ऐसे नेगेटिव चीज़ से कंडीशन कर देंगे, मतलब एसोसिएट कर देंगे, या उस काम को, उस गलत बिहेवियर को करने का आपको कुछ ऐसा अंजाम मिलेगा कि आप खुद ब खुद उस काम को करने से दूर हटोगे, यानी हम उसे कुछ पनिशमेंट
अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो मुझे कुछ पनिशमेंट देंगे उस गलत बिहेवियर को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में अगर वो खाना खाएगा बच्चा तो हम उसे प्रेज़ करेंगे, या अगर वो बच्चा खाना खाता है तो हम कहेंगे अगर तुमने डिनर किया तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी। तो अल्टीमेटली इस चीज़ से वो एनकरेज होगा कि यार अगर डिनर करने से मुझे चॉकलेट मिल रही है तो मैं डिनर कर लेती हूँ। या अगर मान लो वो डिनर नहीं कर रहा है तो मैं कह दूँगी कि अगर तुमने आज डिनर नहीं किया तो कल का हमारा जो घूमने का प्लान है, या जो संडे संडे हमारा जो पिकनिक का प्लान होता है वो अब नहीं होगा, हम कैंसिल कर देंगे, इस संडे तुम्हें घूमने को नहीं मिलेगा, या कल शाम से तुम्हें कल के दिन से तुम्हें खेलने को नहीं मिलेगा। तो अगर हम ऐसा कुछ भी ऐसे पॉजिटिव अगर कोई रीइंफोर्समेंट है तो वो उसे एनकरेज करेगा वो काम करने के लिए, तो वो करेगा वो काम जो वो नहीं कर रहा है पर उसे करना चाहिए। और अगर हम कुछ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करेंगे तो वो काम वो करने से, मतलब जिस काम के लिए हम, जो गलत काम है वो नहीं करेगा और सही काम करने के लिए मजबूर होगा, राइट। तो इस तरीके से, दो तरीके से हम किसी के मैलअडैप्टिव बिहेवियर को रिमूव कर सकते हैं। अब बिहेवियर थेरेपी में कुछ टेक्निक्स यूज़ होती हैं जिससे हम उस बिहेवियर को सही कर सकते हैं, या हम कुछ नए बिहेवियर उसमें ला सकते हैं किसी की पर्सनालिटी में। उसमें पहला है क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग टेक्निक्स। हमने कहा हम चीज़ें सीखते हैं, हम बिहेवियर सीखते हैं, तो उसी तरीके से वो कैसे होगा, वो लर्निंग के थ्रू होगा, और लर्निंग के लिए क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का यूज़ कर सकते हैं। वही मैंने कहा, बिहेवियर कोई भी है अगर गलत बिहेवियर, अगर हम उसके लिए उन्हें कोई पनिशमेंट देंगे तो वो काम नहीं करेंगे। एवर्सिव कंडीशनिंग हो सकती है जहाँ पे हम किसी अनडिजायर्ड बिहेवियर को, जैसे कि अल्कोहल यूज़ को, किसी अनप्लेजेंट स्टिमुलस के साथ एसोसिएट कर देते हैं। जैसे रैट के साथ हो रहा था, जब रैट ने लीवर दबाया तो उसे खाना मिलना था, बट वहाँ पर उसे लिवर दबाने के पे शॉक लग रहा था और जिसकी वजह से उसने लिवर दबाना छोड़ दिया। तो अगर हम किसी नेगेटिव स्टिमुलस से किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को एसोसिएट कर देते हैं तो वो बिहेवियर होना बंद हो जाता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब होता है एप्रिसिएशन, तो रिवॉर्ड हम देंगे ताकि वो डिजायर्ड बिहेवियर, जो अच्छा बिहेवियर है, वो बार बार हो। एंड टोकन इकॉनमी होती है। टोकन इकॉनमी का मतलब होता है कि हम कुछ रिवॉर्ड देंगे किसी के डिजायर्ड बिहेवियर के लिए, तो वो बिहेवियर वो बार बार करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखते हो कि क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स होती हैं, या अगर आप कहीं पे शॉपिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। वो पॉइंट्स क्या होते हैं, जब आपके बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स इकट्ठा होते जाएंगे तो आपको फ़ायदा मिलता है, उसका कुछ रिवॉर्ड मिलता है कि आपको कुछ पर्टिकुलर डिस्काउंट मिल सकता है, या कोई चीज़ जो लोग 150 रुपये में खरीद रहे हैं आपको वो शायद 100 रुपये में मिल सकती है, बिकॉज आपका जो टोकन आपके पास पड़े हुए हैं, जो रिवॉर्ड पॉइंट्स आपके पास पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर कहीं पर्टिकुलर किसी, अगर दो शॉप्स हैं ऐसी जहाँ पर एक में शॉपिंग करने पे आपको कुछ ऐसा टोकन मिल रहा है जिससे आपको आगे डिस्काउंट मिल सकता है, और एक शॉप ऐसी है जहाँ से आपको ऐसा कोई टोकन नहीं मिल रहा है, तो आप कौन सी शॉप से शॉपिंग करेंगे? ऑब्वियसली बात है, आप उसी दुकान से शॉपिंग करेंगे जहाँ पर आपको कोई टोकन मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको इन फ्यूचर कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है, कोई फ़ायदा पहुँच रहा है। तो टोकन इकॉनमी का मतलब यही है कि हम कोई ऐसा टोकन देंगे जिसकी वजह से लोगों को रिवॉर्ड मिले, सो दैट वो उस पर्टिकुलर बिहेवियर को करने के लिए एनकरेज हो कि हाँ हमें यही बिहेवियर करना है, और दूसरा वाला ऑप्शन जो है, वो दूसरा वाला जो बिहेवियर है वो नहीं करना है। तो इससे आप एक पर्टिकुलर, आप अपनी शॉप में आने के लिए इनकरेज भी कर पा रहे हो उनको, और दूसरी बात ये कि आप सामने वाले का फ़ायदा होने से भी रोक पा रहे हो। एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं। तो टोकन इकॉनमी का मतलब है कि जहाँ पर हम कुछ टोकन मिलता है किसी को कोई बिहेवियर करने के लिए। इसी तरीके की सिमिलर सिचुएशन को हम डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं। डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि जहाँ पर आप डिज़ायर्ड बिहेवियर को इंक्रीज़ तो कर ही रहे हैं बट अनवांटेड को डिक्रीज़ भी कर रहे हैं, यानी दोनों ही काम एक साथ हो रहा है। जो डिज़ायर्ड बिहेवियर है उसको हमें बढ़ाना है, और जो अनडिज़ायर्ड बिहेवियर है उसको हमें कम करना है। ओके। नेक्स्ट मेथड जो है लोगों के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का या कम करने का, दैट इज़ सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। और ये सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन का जो प्रोसेस है या जो मेथड है, ये मेनली हम फोबिया को दूर करने में लोगों के करते हैं। फोबिया वो होता है जहाँ पर लोगों को कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, आइडिया, लोगों से या कुछ भी पर्टिकुलर चीज़ से उन्हें बहुत ज़्यादा डर होता है, फियर होता है, ठीक है। तो इस मेथड को हम मेनली फोबिया को ट्रीट करने में लगाते हैं। अब इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो पर्टिकुलर चीज़ है जिससे भी उस इंडिविजुअल को डर लगता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैंने बोल दिया किसी को हाइड्रोफोबिया है। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी से डर लगना, फियर ऑफ वाटर। नाउ अब हम एक लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट कैसी होगी, उसमें मान लो 10 चीज़ें हैं तो हम 10 चीज़ों की लिस्ट बनाएंगे। वो लिस्ट ऐसी होगी जिसमें हम सबसे ऊपर वो चीज़ रखेंगे, या वो पर्टिकुलर वाटर से रिलेटेड चीज़ रखेंगे जिससे उस इंडिविजुअल को सबसे कम डर लगता हो। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि पानी है, तो 5-6 सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे उसको पानी को कन्फ्रंट करना पड़े। मान लो मैं कह रही हूँ कि कोई दूसरा इंसान पानी पी रहा है, तो उसको पानी पीते देख करके क्या आपको उस वाटर से डर लगता है? दूसरी सिचुएशन हो सकती है जब आप खुद खुद को आपको ग्लास में पानी पीने के लिए दिया जा रहा है। तीसरी सिचुएशन है जब आप नहाने के लिए जाते हो और आप टब में भरा हुआ पानी देखते हो। चौथी सिचुएशन है कि जब आपको बोटिंग करने जाना है और आप बोटिंग कर रहे हो तब आप पानी में हो। ये 4 पर्टिकुलर मान लो सिचुएशंस हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा डर इंसान को कब लगेगा, जैसे हाइड्रोफोबिया है, जब वो बोटिंग कर रहा होगा, बिकॉज हर तरफ चारों तरफ सिर्फ पानी पानी, दूर दूर तक पानी है।
और सबसे कम डर कब लगेगा, जब कोई और दूसरा इंडिविजुअल पानी पी रहा है, बिकॉज उसको वो पी रहा है, वो कंज्यूम कर रहा है, तो उससे हमें कहीं ना कहीं हार्म नहीं पहुंच पा रहा है। अब ऐसी ही पर्टिकुलर हम एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम सबसे ऊपर वो चीज़ रखेंगे जिससे जिस फैक्टर जिस सिचुएशन में हमें सबसे कम डर लगेगा उस चीज़ से, और लास्ट में हम रखेंगे मैक्सिमम वाला। और एक एक वन बाय वन हम हर एक उस सिचुएशन से कन्फ्रंट कराएंगे उस इंडिविजुअल को, यानी उसका सामना कराएंगे, ठीक है, उसका इनकाउंटर कराएंगे उस सिचुएशन से। तब तक हम ये चीज़ करते रहेंगे जब तक उसको उस पर्टिकुलर सिचुएशन से डर लगना बंद ना हो जाए, मतलब उसे ये रियलाइज़ ना हो जाए कि यार इस चीज़ में मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, और उसका वो डर जो इरेशनल है, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, वो डर खत्म ना हो जाए। तो वन बाय वन हम उसे एक्सपोज करेंगे हर एक सिचुएशन से, और उसके बाद धीरे 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 हर एक सिचुएशन से उसका डर धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। ये हो गया आपका सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन का मेथड, जो कि वुल्फ द्वारा दिया गया था। नाउ नेक्स्ट मेथड इज मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल बिहेवियर दूसरों को देख करके भी सीख सकता है। तो यानी जो भी मॉडल है, यानी जिसको जो रोल मॉडल हम कहते हैं ना कि वे हमारे रोल मॉडल हैं, यानी वो जैसा लाइफ अपने नेविगेट कर रहे हैं, जो वो जिस तरीके से अपनी लाइफ को जीते हैं, हम भी उनसे इंस्पायर होकर वैसा ही कुछ करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे मॉडल होते हैं। तो मॉडल ऐसा होना चाहिए कि जो सही बिहेवियर कर रहा हो, अगर वो मॉडल सही बिहेवियर कर रहा होगा तो हम भी उसे देख के सही बिहेवियर करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी को थेरेपी देनी है तो हम जो थेरेपिस्ट है मान लो, तो हम थेरेपिस्ट ऐसा बिहेवियर करेंगे सो दैट सामने वाला हमें देखकर भी इंस्पायर हो और एनकरेज हो वही पर्टिकुलर बिहेवियर करने के लिए। तो हम जो मॉडल है उसको सही करेंगे, उसके बिहेवियर को सही करेंगे, उसके बिहेवियर को रिस्ट्रक्चर करेंगे सो दैट उससे इन टर्न जो क्लाइंट है वो भी करेक्ट बिहेवियर अडॉप्ट कर लेगा। अंडरस्टूड। इस बिहेवियर थेरेपी की सारी प्रोसेस में थेरेपिस्ट का रोल क्या होता है? क्लाइंट के सिम्टम्स को समझना, एसेस करना, एनालाइज करना, एक प्रिसाइज बिहेवियरल एनालिसिस करना, वही मैंने कहा कि उनके मैल एडेप्टिव बिहेवियर को समझना, उन सब के पीछे के जो एंटीसीडेंट फैक्टर्स हैं, मेंटेनिंग फैक्टर्स हैं, इन सब की पूरी एक अपनी एनालिसिस करना, एंड चूज एंड अप्लाई द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स। और कौन सी टेक्निक से हमें इस पर्टिकुलर बिहेवियर को करेक्ट करना है ये देखना। अगर वो फोबिया में आ रहा है तो वो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन से सही होगा, अगर वो मॉडलिंग के थ्रू सही हो सकता है तो हमें मॉडलिंग मेथड अपनाना होगा, क्लासिकल और ऑपरेशनल कंडीशनिंग या डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट कौन से तरीके से वो बिहेवियर सही हो सकता है वो पता लगाना और उसको एप्लीकेशन करना उसका। ये जो होता है ये पूरा थेरेपिस्ट का रोल होता है बिहेवियर थेरेपी में। इसका मतलब बिहेवियर थेरेपी में थेरेपिस्ट का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नेग्लिजिबल नहीं होता। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट बिहेवियर थेरेपी। नाउ इस लेक्चर में हम लोग अभी यहीं तक कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वील कंप्लीट द साइकोडायनेमिक थेरेपी एंड ह्यूमनिस्टिक एक्जिस्टेंशियल थेरेपी पार्ट, और उसके बाद ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। हाफ ईयरली तक का कोर्स तो ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखो बहुत सारे स्कूलों में तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स तक ही आएगा हाफ ईयरली में, एंड अगर कहीं पे थेरेपेटिक अप्रोचेस भी आता है तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। एक दो दिन में इसके सेकंड लेक्चर भी आ जाएगा, उसके बाद ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हाफ ईयरली तक का तो कोर्स आई होप आप लोग का कंप्लीट हो गया होगा, जैसे आप लोग रिविजन कर सकते हैं। वन शॉट की रही बात तो वो भी मैं लाने की कोशिश करूँगी। हालांकि हमारे लेक्चर्स ऑलरेडी इतने अच्छे हैं कि जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दो दो लेक्चर हैं, आप आराम से, अगर आपको स्लो लगता है तो आप 1.5x पे या 2x पे करके भी आप इन लेक्चर्स को सुन सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के साथ हम लोग जल्दी आएंगे, तब तक के लिए प्लीज़ गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।